नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है कि स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 3:4 है। यदि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है और लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। हमसे पूछ के रहे, नया रेशियो पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में लड़का और लड़की की संख्या का रेशियो क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में लड़का और लड़की के संख्या का हमें रेशियो क्या दिया, हमें रेशियो दिया हुआ है 3:4। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस रेशियो में हम 10 से गुना कर लेते हैं। तो देखिए इस रेशियो में 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30:40 हो जाएगा। अब देखिए हमने मान लिया कि लड़कों की संख्या 30 यूनिट है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 यूनिट हो जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, तो लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि हो रही है। लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि हो रही है। तो देखिए 10% वृद्धि के बाद लड़का का संख्या कितना हो जाएगा। हम इस 30 यूनिट का अगर 10% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 यूनिट। यानी वृद्धि होने के बाद 3 यूनिट के वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा, 33 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए लड़कियों की संख्या में 15% का वृद्धि हो रहा है, तो हम इस 40 यूनिट का अगर 15% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 यूनिट। यानी 6 यूनिट वृद्धि होने के बाद लड़कियों का संख्या कितना हो जाएगा, 46 यूनिट हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहे, वृद्धि होने के बाद नया रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए लड़का और लड़की की संख्या का नया रेशियो क्या हो जाएगा, 33:46 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 33:46 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, चाय बेचने वाला 9 रुपए प्रति कप चाय बेचकर 50% लाभ कमाता था। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10 रुपए प्रति कप मूल्य पर चाय बेचना शुरू कर दिया। अब उसका प्रतिशत लाभ क्या है। हमसे पूछ के रहे, नया लाभ पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पुराना एसपी क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में पुराना एसपी दिया हुआ है। पुराना एसपी दिया हुआ है 9 रुपया। अब देखिए 9 रुपया में बेच रहा था तो उसे लाभ कितना हो रहा था, 50%। यानी हमें जो है पुराना प्रॉफिट कितना दिया है, पुराना प्रॉफिट दिया हुआ है 50%। तो देखिए हमें एसपी दिया हुआ है और हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो हम यहां से सीपी निकाल सकते हैं। सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। अब देखिए हम यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए उसका सीपी अगर 2 यूनिट होगा, तो 2 पे 1 का लाभ होगा। यानी एसपी कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। अब देखिए यहां एसपी कितना है, 3 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में एसपी क्या दिया, 9 रुपया। यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 9 रुपया दिया हुआ है, तो हम यहां से इस 2 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। यानी पहले जो है उसका लागत कितना होगा, 6 रुपया होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि लागत में जो है 25% का वृद्धि हो रहा है। तो देखिए 6 रुपया में अगर 25% का वृद्धि होगा, 6 रुपया में अगर 25% का वृद्धि होगा तो ये कितना हो जाएगा। हम 6 रुपये का अगर 25% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1.5 रुपया हो जाएगा। यानी 25% वृद्धि होने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5 रुपया। अब देखिए उसका नया जो है सीपी क्या हो गया, नया सीपी हो गया 7.5 रुपया। और हमें क्वेश्चन में नया एसपी क्या दिया हुआ है, नया एसपी दिया हुआ है 10 रुपया। अब देखिए हमें सीपी पता चल गया और हमें क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है, तो हम यहां से लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां लाभ कितने का हो रहा है, यहां लाभ हो रहा है 2.5 रुपए का। कितने पर, 7.5 रुपए पर। गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में। अब देखिए यहां से हमारा लाभ प्रतिशत क्या निकल के आ जाएगा, 100/3%। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। यानी नया लाभ प्रतिशत क्या निकल गया, 33 सही 1/3% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद इसे 360 रुपए में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। हमसे पूछ के आ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि 10% डिस्काउंट के साथ
वस्तु को 360 रुपए में बेचा जा रहा है, तो हम यहां से वस्तु का अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। अब देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्काउंट परसेंट को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए डिस्काउंट परसेंट कितना है, 10%। हम 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो देखिए हम यहां से अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए वस्तु का अंकित मूल्य अगर 10 यूनिट होगा तो 10 पे 1 का डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा, 9 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दिया, 360 रुपया, यानी इस 9 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 360 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहां से 10 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 400 रुपया। 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 रुपया, यानी वस्तु का अंकित मूल्य कितना निकल के आ गया, 400 रुपया निकल के आ गया। वस्तु का अंकित मूल्य कितना निकल के आ गया, 400 रुपया निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता, यानी वस्तु को अंकित मूल्य पर अगर बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। तो देखिए हम यहां से वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब देखिए वस्तु का क्रय मूल्य अगर 4 यूनिट होगा तो अंकित मूल्य पर बेच रहा है, यानी एसपी यहां कितना हो जाएगा, यहां एसपी हो जाएगा 4 पे 1 का लाभ होगा, यानी एसपी हो जाएगा 5 यूनिट। और यहां एसपी क्या है, यानी अंकित मूल्य क्या है, 400 रुपया। तो देखिए इस 5 यूनिट का वैल्यू यहां हमारा क्या निकल गया है, 400 रुपया निकल के आया है। तो हम यहां से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 320 रुपया हो जाएगा। 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 320 रुपया, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, 320 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 320 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 रुपया और 10 वर्षों में 72,000 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 रुपया हो जाती। हमसे पूछ के रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो देखिए टाइम निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 वर्ष में राशि जो है कितना हो जा रही है, 59,200 रुपया। 6 वर्ष में राशि जो है 59,200 रुपया हो जा रही है। और 10 वर्ष में राशि जो है कितना हो जा रही है, 10 वर्ष में राशि जो है 72,000 रुपया हो जा रही है। 10 वर्ष में राशि जो है 72,000 रुपया हो जा रही है। और यहां ब्याज जो काउंट हो रहा है, साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में 6 वर्ष के अंत का अमाउंट दिया हुआ है और 10 वर्ष के अंत का अमाउंट दिया हुआ है। तो देखिए हम 6 वर्ष के अंत के अमाउंट में हम 4 वर्ष का ब्याज ऐड किए होंगे, तब जाके हमारा 10 वर्ष के अंत का अमाउंट निकल के आया होगा। यानी यहां से यहां तक जाने में हम कितना राशि ऐड कर रहे हैं। देखिए 72,000 में से अगर हम माइनस करेंगे 59,200 रुपया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12,800 रुपया हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 12,800 रुपया। और यहां से यहां तक जाने में समय कितना लग रहा है, 4 वर्ष का। यानी 4 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, यहां से हमें पता चल गया कि 4 वर्ष का एसआई कितना रुपया है। 4 वर्ष का एसआई है 12,800 रुपया। 4 वर्ष का एसआई कितना है, 12,800 रुपया। तो हम यहां से 1 वर्ष का एसआई निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का एसआई हो जाएगा, हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, 3200 बार में। यानी 1 वर्ष का एसआई क्या निकल के आ गया, 3200 रुपया निकल के आ गया। अब देखिए हमें 6 वर्ष का अमाउंट पता है, तो हम इस 6 वर्ष के अमाउंट में से अगर हम 6 वर्ष का ब्याज माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो देखिए 1 वर्ष का एसआई कितना है, 3200 रुपया। तो 6 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 6 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, हम इसमें अगर 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 19,200 रुपया। यानी 6 वर्ष का एसआई कितना निकल के आ गया, 19,200 रुपया निकल के आ गया। तो देखिए हम 6 वर्ष के अमाउंट में से 6 वर्ष का ब्याज माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। यानी यहां से हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 59,200 रुपया में से 59,200 रुपये में से हम माइनस करेंगे 19,200 रुपया। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 40,000 रुपया। यहां से हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 40,000 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमें प्रिंसिपल पता चल गया और 1 वर्ष का हमें ब्याज पता है, तो हम यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 1 वर्ष में ब्याज मिल रहा है 3200 रुपया का, कितने पर, 40,000 रुपया पर, कितने पर,
40,000 रुपये पर गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, हम यहां से इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट सकते हैं। 4 से 32 कितने बार में जाएगा, 8 बार में, यानी यहां से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा, 8% निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% अधिक होता, यानी नया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता, 8% प्लस का 2%, ये हमारा कितना हो जाता है, 10%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता तो प्रिंसिपल कितना निकल के आया, प्रिंसिपल निकल के आया है 40,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना निकल के आया, 40,000 रुपया। तो 40,000 रुपया कितने वर्षों में 76,000 रुपया हो जाता, यानी अमाउंट जो है कितना हो जाना चाहिए, अमाउंट जो है 76,000 रुपया हो जाना चाहिए। अमाउंट कितना हो जाना चाहिए, 76,000 रुपया। तो देखिए यहां टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, यहां टोटल ब्याज मिल रहा है 36,000 रुपये का, यहां टोटल ब्याज मिल रहा है 36,000 रुपये का। कितने पर, 40,000 रुपये पर, कितने पर, 40,000 रुपये पर, गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा टोटल ब्याज प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहां से इस 2 जीरो से 2 जीरो को काट सकते हैं, इस 2 जीरो से 2 जीरो को काट सकते हैं। 4 से अगर हम 360 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 90 बने, यानी टोटल ब्याज प्रतिशत क्या निकल के आएगा, 90%। यानी टोटल जो है उसे 90% का ब्याज मिल रहा है 10% दर से। यानी हम यहां से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल ब्याज प्रतिशत में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा टाइम क्या निकल के आ गया, 9 वर्ष निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 9 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 7,800 रुपया और 5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 11,232 रुपया है। प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में प्राप्त हमें क्या दिया है, अमाउंट दिया है। 3 वर्ष के अंत में अमाउंट कितना प्राप्त हो रहा है, 7,800 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 5 वर्ष के अंत में, 5 वर्ष के अंत में प्राप्त अमाउंट दिया है। 5 वर्ष के अंत में अमाउंट कितना प्राप्त हो रहा है, 11,232 रुपया। अब देखिए यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है, हमसे पूछ कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट होता है तो हम पहले साल ब्याज काउंट करते हैं और ब्याज को हम प्रिंसिपल में ऐड करते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, अमाउंट निकल के आता है। पहले साल के अंत का जो हमारा अमाउंट निकल के आता है वो अमाउंट आगे के समय के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो देखिए यहां हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 वर्ष के अंत का हमें अमाउंट दिया है, तो ये जो 3 वर्ष के अंत का अमाउंट होगा वो आगे के समय के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी यहां हमारा प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, यहां हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा 7,800 रुपया। यहां हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा 7,800 रुपया। यहां हमारा अमाउंट क्या बन जाएगा, यहां हमारा अमाउंट बन जाएगा 11,232 रुपया। अब देखिए इन दोनों टाइम के बीच गैप कितना है, इन दोनों टाइम के बीच गैप कितना है, 2 वर्ष का है। यानी यहां हमारा टाइम क्या हो जाएगा, यहां हमारा टाइम हो जाएगा 2 वर्ष। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए हमें प्रिंसिपल पता चल गया, हमें अमाउंट पता चल गया और हमें टाइम पता चल गया, तो हम यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक साइड हम प्रिंसिपल को लिखते हैं, प्रिंसिपल कितना है 7,800 रुपया। दूसरे साइड हम अमाउंट को लिखते हैं, अमाउंट कितना है 11,232 रुपया। हम एक साइड प्रिंसिपल को लिखते हैं, दूसरे साइड हम अमाउंट को लिखते हैं और दोनों को हम सेम टेबल से काटते हैं जब तक हमारा सेम टेबल से कटता है। तो देखिए हम इसे अगर 78 से काट लें तो ये 78 से कितने बार में जाएगा, 100 बार में चला जाएगा। और इसे हम 78 से काट लें तो ये 78 से कितने बार में जाएगा, ये 78 से 144 बार में जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 4 से काट लें तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, ये 4 से 25 बार में जाएगा। और ये 4 से कितने बार में जाएगा, 36 बार में जाएगा। अब देखिए ये हमारा सेम टेबल से आगे नहीं कटेगा। तो देखिए जब सेम टेबल से कटना बंद हो जाए तो हम क्या करते हैं, टाइम देखते हैं। देखिए यहाँ हमारा टाइम क्या है, 2 वर्ष का है, यहाँ हमारा टाइम क्या है, 2 वर्ष का है। तो हम यहाँ इसका क्या करेंगे, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। अगर हमारा टाइम 3 वर्ष का होगा तो हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा टाइम 2 वर्ष का है तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 25 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 36 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी राशि अगर 5 यूनिट होगी तो 1 वर्ष में कितना हो रही होगी, 6 यूनिट। यानी यहाँ जो है ब्याज कितना मिला है, 1 का कितने पर, 5 पर, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा।
अब देखिए 5 से 100 कितने बार में जाएगा, 20 बार में, यानी यहां से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, 20% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 20% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए एक कार्य को अकेले 96 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को अकेले 104 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करते हुए कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया हुआ है 96 दिन और दूसरा समय क्या दिया 104 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए हम 96 और 104 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 96 और 104 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा 1248। अब देखिए हमारा एलसीएम क्या निकल के आएगा, 1248 निकल के आ गया। तो हम टोटल काम को मान लेते हैं, 1248 यूनिट। अब देखिए इस काम को जब अकेले ए कर रहा है तो 96 दिन का समय लग रहा है, इस काम को जब अकेले ए कर रहा है तो 96 दिन का समय लग रहा है, और इस काम को जब अकेले बी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 104 दिन का। जब अकेले बी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 104 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहां से दोनों का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 96 दिन में 1248 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, एक दिन में 13 यूनिट काम कर रहा होगा। और बी जो है 104 दिन में 1248 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 12 यूनिट काम कर रहा होगा। यानी यहां से हमारा दोनों का एफिशिएंसी निकल के आ गया। और हमसे पूछ रहा है कि दोनों एक साथ अगर उस काम को करेंगे तो काम को पूरा होने में कितना समय लग जाएगा। तो देखिए ए जो है एक दिन में 13 यूनिट काम करेगा, तो बी एक दिन में 12 यूनिट, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी दोनों जो है मिलके एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, एक दिन में 25 यूनिट काम कर पाएंगे। और हमें टोटल काम कितना कराना है, हमें टोटल काम कराना है 1248 यूनिट। तो देखिए 25 यूनिट इफिशिएंसी के साथ 1248 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, 1248 में 25 से भाग देंगे तो यहां से हमारा समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 25 से काटेंगे तो ये 25 से कितने बार में जाएगा, ये 25 से जाएगा 4 बार में, यहां से हमारा क्या बच जाएगा 24, हम ऊपर से 8 लेके आएंगे, ये हमारा हो जाएगा 248। 25 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में। हाथ में क्या बच जाएगा 23, हम एक दशमलव लगाएंगे, एक जीरो आएगा, हमारा बन जाएगा 230। 25 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में। हाथ में क्या बच जाएगा 5, हम एक और जीरो लेके आएंगे, 50 हो जाएगा। 50 जो है 25 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। यानी यहां से हमारा टोटल समय क्या निकल के आ गया, 49.92 दिन निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 49.92 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है पाइप ए और बी टंकी को खाली करने वाला पाइप है और एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। सी टंकी को भरने वाला पाइप है, तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, उन पाइपों को टंकी के 5/18 भाग को खाली करने में 80 मिनट का समय लगता है। पाइप सी अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर तीनों पाइप को एक साथ खोला जा रहा है तो टंकी के 5/18 भाग को खाली होने में 80 मिनट का समय लग रहा है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि अगर तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी को पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा। 5/18 भाग खाली होने में कितना समय लग रहा है, 80 मिनट का समय लग रहा है। 5/18 भाग खाली होने में 80 मिनट का समय लग रहा है, यानी पूरा एक टंकी खाली होने में कितना समय लग जाएगा। पूरा एक टंकी खाली होने में 80 गुने 18/5 मिनट का समय लग जाएगा। अब देखिए हम इस समय को अगर घंटा में चेंज करेंगे तो घंटा में चेंज करने के लिए हमें इसमें 60 से भाग देना होगा, यानी यहां से हमारा हो जाएगा 80 गुने 18/5 गुने 60 घंटा। अब देखिए हम इसे अगर 6 से काटेंगे तो 18 6 से 3 बार में जाएगा, 60 जो है 6 से 10 बार में जाएगा। 5 से अगर हम 80 को काटेंगे तो 16 बार में जाएगा। 16 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या बच गया 10, यानी यहां से हमारा समय क्या निकल गया 48/10 घंटा। यानी तीनों को अगर एक साथ खोला जाएगा, तीनों को अगर एक साथ खोला जाएगा तो पूरे टंकी को खाली होने में 48/10 घंटा का समय लग रहा है। ए को अगर अकेले खोला जा रहा है तो टंकी को खाली होने में 6 घंटा का समय लग रहा है। बी को अकेले खोला जा रहा है तो टंकी को खाली होने में 16 घंटा का समय लग रहा है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 48/10, 6 और 16 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा 48। अब देखिए हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं, हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं 48 यूनिट। अब देखिए 48 यूनिट पानी जब ए खाली कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 6 घंटा का समय लग रहा है। 48 यूनिट पानी जब बी खाली कर रहा है तो कितना समय लग रहा है,
बी खाली कर रहे हैं तो 16 घंटा का समय लग रहा है, और 48 यूनिट पानी जब तीनों मिल के खाली कर रहे हैं, यानी -a -b और +c। अब देखिए हम यहां प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि c जो है भरने का काम कर रहे हैं और a और b जो है खाली करने का काम कर रहे हैं, यानी ये नेगेटिव काम कर रहे हैं दोनों और ये जो है पॉजिटिव काम कर रहा है, हम इसलिए यहां पॉजिटिव का सिंबल लगा रहे हैं। तो देखिए जब तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो टंकी को खाली होने में 48/10 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहां से इनका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 6 घंटा में 48 यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो 1 घंटा में कितना खाली कर रहा होगा, 8 यूनिट। बी जो है 16 घंटा में 48 यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो 1 घंटा में 3 यूनिट पानी खाली कर रहा होगा, और तीनों मिलके 48/10 घंटा में 48 यूनिट पानी खाली कर रहे हैं, यानी 1 घंटा में 10 यूनिट पानी खाली कर रहे होंगे। अब देखिए यहां से हमारा एफिशिएंसी निकल के आ गया कि ए जो है 1 घंटा में 8 यूनिट पानी खाली कर रहे हैं, और बी जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी खाली कर रहे हैं, और तीनों मिलके 1 घंटा में 10 यूनिट पानी खाली कर रहे हैं। तो देखिए यहां ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है। तो देखिए ए जो है 1 घंटा में 8 यूनिट पानी खाली कर रहा है और बी 1 घंटा में 3 यूनिट, यानी ये दोनों मिलके 1 घंटा में 11 यूनिट पानी खाली कर रहे होंगे। और यहां सी भी काम कर रहा है, यानी सी जो है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर रहा होगा, तब जाके हमारा 1 घंटा में 10 यूनिट पानी खाली हो रहा होगा। यानी यहां से हमारा सी का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया, सी का एफिशिएंसी निकल के आ गया 1 यूनिट। और हमसे पूछ रहा है कि सी अकेले अगर टंकी को भरेगा तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए टंकी का एफिशिएंसी क्या है, 48 यूनिट। 48 यूनिट पानी सी जो है 1 यूनिट एफिशिएंसी के साथ भरेगा तो कितना समय लग जाएगा, 48 घंटा का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 48 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ठहराव को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर पर घंटा है और ठहराव सहित यह 51 किलोमीटर पर घंटा है, तो कितने मिनट के लिए बस प्रति घंटे रुकती है। अब देखिए बिना रुके बस का स्पीड हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, बिना रुके बस का स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर घंटा, और रुकने के साथ बस का स्पीड क्या दिया, 51 किलोमीटर पर घंटा। यानी बिना रुके जब बस जा रही होगी तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय कर रही होगी, तो जब रुकने के साथ बस जा रही होगी तो 1 घंटा में 51 किलोमीटर दूरी तय कर रही होगी। यानी पहले की अपेक्षा बस जो है कितना कम दूरी तय कर रही है, 9 किलोमीटर। अब देखिए इस 9 किलोमीटर दूरी तय करने में जितना समय लग रहा होगा उतना समय के लिए बस रुक रही होगी। यानी 9 किलोमीटर जाने में 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जितना समय लग रहा होगा उतना समय के लिए बस रुक रही होगी। यानी यहां से हमारा समय निकल के आ जाएगा बस के रुकने का, यहां से हमारा समय निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा, 9/60 घंटा। हम इसे अगर मिनट में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 मिनट हो जाएगा। यानी बस जो है प्रति घंटा 9 मिनट के लिए रुक रही होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 9 मिनट निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कि नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्या होगा। हमसे पूछ कर रहे हैं स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात पूछ रहे हैं। तो देखिए हमने मान लिया कि स्थिर जल में नाव की जो गति है x किलोमीटर पर घंटा है, नाव की जो गति है x किलोमीटर पर घंटा है, और धारा की जो गति है y किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर, यानी जब नीचे की ओर जाएगा तो धारा के अनुकूल, यानी धारा के अनुकूल जाने में आधा समय लगता है। तो देखिए जब नाव धारा के प्रतिकूल जाता है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा के स्पीड माइनस हो जाता है। यानी धारा के प्रतिकूल का स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए हमने मान लिया कि x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जब उस दूरी को जा रहा है तो t समय लग रहा है। तो जब धारा के अनुकूल जाएगा तो धारा के अनुकूल जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड हो जाएगा। यानी धारा के अनुकूल स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा। तो जब धारा के अनुकूल जा रहा है तो उस केस में पहले की अपेक्षा आधा समय लग रहा है। यानी अब समय कितना लगेगा, t/2 समय लगेगा, और दोनों दूरी क्या है, बराबर है। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x/y निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां से हमारा t से t कट जाएगा, हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू x प्लस वाई। अब देखिए इस 2y को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और इस x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 2x में से अगर हम x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और y में अगर हम 2y ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। यहां से हमारा x बटा y इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 3/1। यानी रेशियो क्या निकल के आ गया, x/2
y इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 3:1 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3:1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बाई a प्लस 1 बाई a स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बाई a प्लस 1 बाई a स्क्वायर का मान पूछ रहे हैं। यानी हम यहां से इसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बाई a लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहां से इस इक्वेशन में 1 बाई a से गुना कर लेते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन में 1 बाई a से गुना करेंगे तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, यहां हमारा हो जाएगा a, यहां हमारा क्या हो जाएगा -4, यहां हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई a, और 0 में हम 1 बाई a से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इस -4 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं a प्लस 1 बाई a इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। अब देखिए a प्लस 1 बाई a इक्वल टू हमें पता है, तो हम यहां से a प्लस 1 बाई a इक्वल टू हमें पता है, तो हम यहां से a स्क्वायर, हम यहां से a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर इक्वल टू निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2, यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा निकल के आ जाएगा 14। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा था, a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आ गया 14। तो ये हमारा हो जाएगा 14 प्लस a प्लस 1 बाई a प्लस 1 बाई a इक्वल टू क्या निकल के आएगा 4। हम इसे ऐड करेंगे तो यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 18। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 18 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।